नमस्कार, खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिपवन शर्मा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। पिथौरागढ़ और मनुस्यारी के बीच में उद्यान योजना के तहत हेली सेवा का संचालन 30 सितंबर तक होने की उम्मीद है। केंद्र सरकार ने इस रूट पर सेवा संचालन के लिए हेरिटेज एविएशन का चयन किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बीते दिनों केंद्रीय नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू से राज्य में हेली सेवाओं के विस्तार में सहयोग मांगा था और इसी क्रम में केंद्रीय मंत्री ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर सूचित किया है कि उड़ान योजना के तहत पिथौरागढ़ मनुस्यारी पिथौरागढ़ हेली सेवा के लिए हेरिटेज एविएशन का चयन कर लिया गया है। ये सेवा 30 सितंबर तक शुरू होने की उम्मीद है और इसी तरह पिथौरागढ़ धारचूला पिथौरागढ़ मार्ग पर भी उड़ान योजना के तहत हेली सेवा की तैयारी की जा रही है और इसके लिए धारचूला में हेलीपैड बनाने के लिए जमीन आवश्यकता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास पर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में राज्य के आपदा प्रबंधन, प्रशासनिक सुधार और स्थानीय स्तर पर सेवा वितरण को प्रभावी बनाने को लेकर कई अहम निर्णय लिए। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि थराली क्षेत्र को भी धराली की तर्ज पर विशेष राहत और पुनर्वास पैकेज प्रदान किया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि थराली में हाल ही की आपदाओं से प्रभावित लोगों को तत्काल सहायता पहुंचाई जाए और पुनर्वास कार्यों को युद्ध स्तर पर प्रारंभ किया जाए। इसी क्रम में जोशीमठ में भी राहत और पुनर्वास पुनर्निर्माण के कार्यों को शीघ्रता से आरंभ करने के निर्देश भी दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि प्रभावित परिवारों की पीड़ा को प्राथमिकता के आधार पर दूर किया जाए। विधानसभा की रजत जयंती के अवसर पर आगामी नवंबर महीने में 2 दिवसीय विशेष सत्र आयोजित किया जाएगा, जिसमें राज्य की उपलब्धियों, चुनौतियों और भविष्य की योजनाओं पर व्यापक चर्चा की जाएगी। गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी और मंत्री धन सिंह रावत ने राजकीय पॉलिटेक्निक कुलसारी में आपदा राहत केंद्र में आपदा पीड़ितों के लिए भोजन, पेयजल और रहने की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। साथ ही आपदा राहत केंद्र में बेहतर व्यवस्थाओं के लिए जिला प्रशासन की सराहना की। इतना ही नहीं, चेपड़ो पहुंचकर उन्होंने आपदा में लापता हुए गंगादत्त जोशी के बेटे बीजेपी देवीदत्त जोशी से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना। चेपड़ो बाजार में व्यापारियों और स्थानीय लोगों ने भी अपनी समस्याएं रखी। इस संबंध में भी उन्होंने उचित कार्यवाही के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को बाजार में आए मलबे का शीघ्र निस्तारण करने, बिजली तथा पेयजल आदि मूलभूत सुविधाओं को तुरंत सुचारू करने के आदेश दिए। विधायक जी मिलकर हम लोग अभी गए हैं। हमने आपदा प्रभावित लोगों से भी मिले, उनके दुख दर्दों को भी हमने साझा किया है और वास्तविकता में बहुत भयंकर आपदा है और प्रशासनिक जो हमारी पूरी अमला है वो पूरी तरीके से काम पे लगा हुआ है। हमारा जिला प्रशासन के लोग दिन रात काम कर रहे हैं। जो नुकसान लोगों को हुआ है उसकी भरपाई हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। हम आपके माध्यम से यहाँ के सभी निवासियों को भी कहना चाहते हैं कि सब हमारे परिवार के लोग हैं और ये विश्वास रखें कि किसी भी व्यक्ति का जो नुकसान हो उसकी पूर्ति भी हम लोग करेंगे। किसी को इस आपदा के समय पर नहीं छोड़ा जाएगा। हम पूरी शक्ति के साथ हर व्यक्ति की मदद करने के लिए तैयार हैं और मान के चलिए इस आपदा के समय में हम सब लोग संघर्ष करके इस आपदा के इस पीड़ा के समय से हम सब लोग निकल जाएंगे और निश्चित मानिए कुछ समय के अंदर ही हम सब लोगों को रिलीफ भी पहुंचाएंगे। हमारी सारी टीमें एकदम सक्रिय है। हमने भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे कार्यकर्ता हैं उनसे भी आज आग्रह किया है कि सारे लोग आपदा प्रभावित क्षेत्रों में काम करें, जहाँ आवश्यकता जिस प्रकार की आवश्यकता है उसको पूर्ण करें और इस आपदा के समय से हम सब लोग बहुत अच्छे तरीके से निकलेंगे। सब प्रदेश के ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने अपने कैंप कार्यालय में URRDA के अधिकारियों के साथ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना यानी कि PMGSY के अंतर्गत बरसात से बाधित सड़कों की समीक्षा बैठक की। बैठक में मंत्री ने कहा कि बरसात के कारण बंद हुई सड़कों को प्राथमिकता के आधार पर युद्ध स्तर पर खोलने की कार्रवाई की जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि क्षतिग्रस्त सड़क मार्ग
और जो पुल है उनका पुनर्निर्माण कार्य भी तेजी से पूर्ण किया जाए ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में यातायात व्यवस्था शीघ्र सुचारू हो सके। उन्होंने कहा कि अलर्ट मोड पर रहते हुए नियमित मॉनिटरिंग भी की जाए। अधिकारियों द्वारा जानकारी दी गई कि भारी वर्षा के चलते प्रदेश में इस समय कुल 112 सड़कें बंद है। इनमें गढ़वाल मंडल में 85 और साथ ही साथ कुमाऊं मंडल में 27 सड़कें बाधित है। साथ ही कुमाऊं क्षेत्र के पिथौरागढ़ जनपद के धारचूला में एक पुल बह गया, जबकि गढ़वाल क्षेत्र में 6 पुल बरसात के कारण क्षतिग्रस्त हुए। इन मार्गों और इन पुलों की बहाली के लिए कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। बैठक में यूआरआरडीए के मुख्य कार्यकारी अधिकारी भी मौजूद थे। प्रदेश में संचालित राजीव गांधी नवोदय विद्यालयों के अंदर पढ़ने के लिए इच्छुक छात्र छात्राओं के लिए खुशखबरी है। अब इन विद्यालयों में कक्षा 7, कक्षा 8वीं, कक्षा 9वीं और कक्षा 11वीं की रिक्त सीटों पर प्रदेश के होनहारों को लेटरल एंट्री के माध्यम से दाखिला मिल पाएगा। विद्यालय शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के अनुमोदन के बाद शासन स्तर से शासनादेश जारी कर दिया गया, जिसमें कि विभागीय अधिकारियों को प्रवेश प्रक्रिया को लेकर आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। हाल ही में पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उत्तराखंड डीजीपी को एक चिट्ठी लिखी है, जिसमें राजधानी समेत राज्य के विभिन्न हिस्सों में ठगी के मामलों पर गंभीर चिंता जताई गई है। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपने पत्र में उल्लेख किया कि कई लोगों के साथ करीब 50 करोड़ रुपए की ठगी हुई है, लेकिन पुलिस की ओर से ठोस कार्रवाई नहीं दिख रही। उन्होंने आगे कहा कि उत्तराखंड अपनी ईमानदारी और पारदर्शिता के लिए जाना जाता है और ऐसे में लगातार सामने आ रही ठगी और धोखाधड़ी के मामले राज्य की छवि को धूमिल कर रहे हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बताया कि जुलाई में पीड़ित लोग उनके पास आए थे और उन्होंने उसी समय पुलिस को पत्र लिखा था। उन्होंने कहा कि इन घटनाओं को हल्के में लेना बेहद ज्यादा चिंताजनक है और इससे समाज में निराशा और हताशा का माहौल बन रहा है। तीरथ सिंह रावत के भांजे से जुड़े मामले का हवाला देते हुए रावत ने कहा कि ये गहन जांच का विषय है और मुख्यमंत्री को इस पर गंभीरता से कदम उठाना चाहिए। साथ ही उन्होंने मांग की कि जिन अधिकारियों ने लापरवाही की है उन्हें आड़े हाथों लिया जाए ताकि पीड़ितों को न्याय मिल सके। देखिए, ये बात सही है कि इस तरह के काफ़ी केसेस आ रहे हैं। ये बहुत गंभीर इशू है उत्तराखंड जैसी स्टेट के लिए, जहां ईमानदारी के लिए जाना जाता है, देवभूमि कहा जाता है, और इस तरह की जो बातें सामने आई हैं, ये जो आपने जिस पत्र का जिक्र किया, पिछले महीने जुलाई के 17 या 18 तारीख का, मुझे याद है उस दिन की मैं संसद के लिए 2 दिन पहले निकल रहा था दिल्ली की तरफ, तो ये मेरे पास ये लोग आए थे, बल्कि मीडिया के भी कोई यहाँ पर थे, उन्होंने शायद उनसे बातचीत भी किया, मुझसे भी बातचीत करना चाह रहे थे, लेकिन मुझे जल्दी थी तो मैं वो बातचीत नहीं कर पाया, लोग रुके हुए थे। तो एक चिट्ठी उस समय मैंने लिखा था। ये इस तरह की घटनाएं और उसको गंभीरता से नहीं लेना, उसके कारण एक निराशा और हताशा का वातावरण बनता है। तीरथ सिंह जी का जो भांजा है वो हमको भी मामा बोलता है, क्योंकि हमने बहुत बाल्यकाल से उसको देखा है। तीरथ सिंह जी की बड़ी बहन यहीं गढ़ी कैंट में रहती थी, तो हमारा भी एक पारिवारिक रिश्ता नाता वहां पर रहा है। एक पूर्व मुख्यमंत्री जो विधानसभा में विधान परिषद में रहा, विधानसभा में रहा, मंत्री रहा, और उसको इस तरह से नॉन सीरियस वे में लेना बड़ा चिंता का विषय है। आज जो मेरे पास आए थे, ये गहरी जांच का विषय है। मेरे पास वो भी आए थे, कुछ लोग आज और भी आए थे जो इस तरह की पीड़ा से गुजर रहे हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आपके माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि इसको बहुत सीरियसली लीजिए, इसको बहुत गंभीरता से लेने की जरूरत है। जिन अधिकारी ने इसमें लापरवाही की है
उन अधिकारियों को आड़े हाथ लेने की जरूरत है। ये मैं महसूस कर रहा हूँ जब मैं आज प्रदेश उत्तराखंड में धामी सरकार का कैबिनेट विस्तार होने जा रहा है। मुख्यमंत्री धामी और प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली में हुई मुलाकात के दौरान विस्तार को लेकर चर्चा कर चुके हैं। लंबे समय से मंत्रिमंडल के 5 स्थान खाली हैं। कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि 5 विधायकों को सुनहरा अवसर प्राप्त हो सकता है। वहीं धर्मपुर विधानसभा के विधायक विनोद चमोली ने बताया कि कैबिनेट के विस्तार को लेकर लंबे समय से कयास लगाए जा रहे हैं, जिसको लेकर सरगर्मियां भी तेज हैं। लेकिन ये निर्णय केंद्र को लेना है और प्रदेश सरकार के साथ सलाह पर लेना है। विस्तार में किस प्रकार के लोगों को मौका मिलेगा और किस संकल्प से वो ये कार्य करेंगे, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। बहुत लंबे समय से ये प्रयास भी हो रहे हैं और कयास भी लगाए जा रहे हैं कि प्रदेश की कैबिनेट का विस्तार हो। और जिस प्रकार मीडिया के माध्यम से सुनने में आ रहा है, पढ़ने में आ रहा है, तो थोड़ा हलचल बढ़ी है। लेकिन ये निर्णय केंद्र को लेना है और प्रदेश के साथ सलाह पर लेना है कि कब इसका विस्तार होगा और विस्तार में किस तरह के लोग आएंगे, क्या संगठन शामिल आएंगे। ये आगे समय पर छोड़ना चाहिए, जब समय आएगा तो ये हो ही जाएगा। तो चलिए, यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द वापस लौटेंगे, आप बने रहे हमारे साथ। स्वागत है आप सबका इस ब्रेक के बाद। आगे बढ़ेंगे। बीजेपी उत्तराखंड मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कहा है कि राज्य सरकार में इस समय कैबिनेट के कई पद रिक्त हैं और उन्हें भरने को लेकर लगातार चर्चा चल रही है। उन्होंने बताया कि प्रदेश नेतृत्व की ओर से बार बार ये मांग उठाई गई है कि मंत्रिमंडल का शीघ्र विस्तार किया जाए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी इस पर अपनी इच्छा जाहिर की है। चौहान ने कहा है कि भाजपा में मंत्रिमंडल विस्तार केंद्र नेतृत्व की सहमति से होता है। जैसे ही केंद्र से हरी झंडी मिलेगी, उत्तराखंड में मंत्रिमंडल विस्तार की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। देखिए, हमारी उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट के कई पद रिक्त हैं और इसको लेकर के प्रदेश नेतृत्व द्वारा लगातार मंत्रिमंडल के जो रिक्त पद हैं उनको भरने की बात कही गई है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी भी जल्द से जल्द मंत्रिमंडल का विस्तार हो, इसको लेकर के उन्होंने इच्छा जाहिर की है। और क्योंकि हमारे भारतीय जनता पार्टी में केंद्रीय नेतृत्व की सहमति के आधार पर ही मंत्रिमंडल का विस्तार होता है, तो निश्चित रूप से जैसे ही केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा हरी झंडी मिलेगी, प्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। 26 अगस्त यानी कि आज उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था, आपदा ग्रसित क्षेत्रों के अंदर ढिलाई से कार्य करने और वोट चोरी जैसे मुद्दों के खिलाफ राजभवन कूच प्रदर्शन जो है वो किया जाएगा, जिसको लेकर भाजपा की प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने बताया कि भारतवर्ष में आतंकवाद के रूप में कांग्रेस को जाना जाता है। आतंक फैलाने का कार्य तो कांग्रेस ही कर रही है। कांग्रेस को मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराया जाना चाहिए। जो कि काला चश्मा लगा है, उसको यदि कांग्रेस हटाकर देखेगी तो निश्चित ही हर तरह सुख, समृद्धि और अच्छी कानून व्यवस्था देखने को मिलेगी। कांग्रेस को एसी के कमरों से बाहर आना चाहिए, तभी उनको ये भी पता चल पाएगा कि जनता उन्हें क्यों नकार रही है। आतंकवाद को अमेरिका में टेररिज्म, पाकिस्तान में जिहाद और भारतवर्ष में आतंकवाद के रूप में कांग्रेस को जाना जाता है। तो वो जिस प्रकार से बातें कर रही है, आतंक फैलाने का सर्वप्रथम कार्य तो कांग्रेस ही कर रही है। उनको कानून की अच्छी व्यवस्था नहीं दिखाई दे रही, उनको सब जगह प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। तो मैं उनको ये राय दूंगी कि जो मोतियाबिंद का उन्होंने ऑपरेशन कराया था, उसको कराए हुए काफी समय हो चुका है। वो काला चश्मा हटा कर देखे तो आपको हर जगह सुख, समृद्धि, हरियाली। देहरादून में आवारा कुत्तों की बढ़ती समस्या को देखते हुए नगर निगम ने इसके प्रबंधन के लिए कई कार्य योजनाएं तैयार की हैं। इसके तहत सड़कों पर घूमने वाले कुत्तों की नसबंदी के लिए अब सर्वे किया जाएगा। नगर निगम की ओर से आवारा कुत्तों की नसबंदी को लेकर बड़ी योजना बनाई गई है। निगम सबसे पहले एक सर्वे कराएगा, जिसमें कि शहर भर में घूम रहे कुत्तों की सही संख्या का पता लगाया जाएगा। इसके बाद नसबंदी के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। मेयर सौरभ थपलियाल ने बताया कि इस अभियान को सफल बनाने के लिए जल्द ही टोल फ्री नंबर भी जारी किए जाएंगे, जिस पर लोग शिकायत दर्ज करवा पाएंगे।
निगम की टीम मौके पर पहुंचकर आवारा कुत्तों को पकड़कर नसबंदी केंद्र तक पहुंचाएगी। वहीं मेयर ने कहा कि हमारा लक्ष्य है कि जल्द से जल्द अधिकतम आवारा कुत्तों की नसबंदी की जा सके। इसके लिए हर वार्ड में विशेष अभियान चलाया जाएगा। हम इसके लिए जो है कल हमारी बोर्ड बैठक है, इसमें हम प्रस्ताव लाने वाले हैं कि हम 20-25 जो है और डॉग फीडिंग जो सेंटर्स हैं उनको हम लोग बनाने जा रहे हैं। और जो हमारे पुराना भी है वहाँ पे भी हम जो ऐसे कुत्ते हैं जो आक्रामक हो जाते हैं या जिनकी शिकायतें आती हैं उनको लाते हैं और उनको उसके बाद उसको थोड़े दिन तक उससे रखते हैं ताकि उनके बिहेवियर को चेक कर सकें, उनका बिहेवियर कैसा है। अगर आक्रामक है, किसी वजह से आक्रामक हुआ है तो उस चीज़ का कहीं बीमारी की वजह से हुआ है, कहीं चोट लाने की वजह से हुआ है तो वो एक अलग बात है। परंतु अगर कोई वाकई में आक्रामक है तो फिर उसको उस हिसाब से उसका कोई व्यवस्था की जाएगी, वरना उनको वापस उनकी जगह पे छोड़ दी जाएगी। देहरादून में नगर निगम की जमीन पर अवैध कब्जा रोकने के लिए निगम प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। इसके लिए महापौर ने मौके पर पहुंचकर खुद स्थिति का जायजा लिया और जिम्मेदार अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए। आपको बता दें कि मेयर सौरभ थपलियाल ने रायपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आमवाला तरला वार्ड का निरीक्षण किया। इस दौरान स्थानीय लोगों ने शिकायत की कि कुछ लोगों द्वारा निगम की भूमि पर कब्जा करने और अवैध निर्माण की कोशिश की जा रही है, जिसके बाद मेयर ने कहा कि निगम की भूमि पर अवैध कब्जा और निर्माण किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने संबंधित विभाग और पुलिस को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। जो वहाँ के स्थानीय हमारे पार्षद हैं डोभाल जी और कुछ स्थानीय लोगों की वहाँ पे शिकायत आई थी कि यहाँ पे जो हमारी ज़मीन है उसको खुर्द-बुर्द किया जा रहा है। तो मैं मौके पे पहुँचा तो वहाँ देखा कि वहाँ पे उन्होंने काफ़ी जो है जेसीबी के माध्यम से और उस जो पूरी ढांग है और उस ढांग को भी उन्होंने छिल सा दिया है और जो कि सड़क भी कुछ समय बाद बहुत जल्दी मुझे लगता है कि सड़क भी कहीं ना कहीं वो वहाँ पे टूटने वाली है। वो देखा तुरंत मैंने वहाँ पे मौके पे और वहाँ पे जो वहाँ के थानेदार हैं उनको थाना इंचार्ज को मैंने फ़ोन किया, उन्हें निर्देश दिए कि इसे तुरंत इस पर अगर ये यहाँ पे काम चलाने की अगर कोशिश करते हैं तो इनको रोका जाए क्योंकि निगम की ज़मीन है। और हमारी जो टीम है वहाँ पर गई है, अब वो जाके वहाँ पे पूरा उसको देख रही है कि हमारी ज़मीन कहाँ तक है, क्या है और फिर उसकी तारबाड़ा करके। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने जिला खनन अधिकारी उधम सिंह नगर के द्वारा काशीपुर के एक किसान के ऊपर अवैध खनन करने के एवज में उनके लिए लगाए गए 1,91,00,000 के जुर्माने को माफ करने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट की खंडपीठ ने जुर्माने की रकम वसूलने के आदेश पर रोक लगाते हुए सरकार से 3 सप्ताह में जवाब प्रस्तुत करने को कहा है। सुनवाई पर सचिव खनन ने और न्याय सचिव कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पेश हुए। आपको बता दें कि काशीपुर के ग्राम दभोड़ा के किसान दूनी चंद ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर कहा था कि उनकी भूमि कोसी नदी के किनारे स्थित है। खनन विभाग के बिना उनका पक्ष सुने ही उनको अवैध खनन का नोटिस दे दिया है। साथ में अवैध खनन करने को लेकर उनके ऊपर पेनल्टी भी लगाई गई है। पेनल्टी इनफैक्ट वो माफ़ी नहीं, वो तो लॉफुली कर नहीं सकते थे, वो पेनल्टी हम पे इम्पोज हो ही नहीं सकती, हम तो किसान हैं। आज केस फिर लगा था, माइनिंग सेक्रेटरी को बुला रखा था, आए थे माइनिंग सेक्रेटरी, थोड़ा उनका तबीयत ठीक नहीं थी, एंजियोप्लास्टी वगैरह हुई है। लॉ सेक्रेटरी को भी बुला रखा था, जोशी जी को। देहरादून प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में अमर शहीद मेजर दुर्गामल को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी गई। श्रद्धांजलि सभा को संबोधित करते हुए प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि मात्र 31 वर्ष की आयु में देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले मेजर दुर्गामल युवाओं के लिए सदैव प्रेरणा बने रहेंगे। डोईवाला के फौजी परिवार में जन्मे दुर्गामल 18 वर्ष की उम्र में ही गोरखा राइफल में भर्ती हुए और बाद में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज में मेजर बने। अंग्रेज सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर 25 अगस्त 1944 को लाल किले में फांसी दे दी थी। उधम सिंह नगर जिले के जसपुर में आज सुबह हरिद्वार से लखीमपुर खीरी जा रही एक बस ने गेहूं से लदी ट्रैक्टर ट्रॉली को पीछे से टक्कर मार दी। दुर्घटना में दर्जन भर के करीब यात्री घायल हो गए। घायल यात्रियों को जसपुर के सरकारी अस्पताल लाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है।
पूर्व महापौर अनीता ममगाई के प्रयासों और स्थानीय पार्षद वीरेंद्र रमोला के सहयोग से निशुल्क स्वास्थ्य केंद्र का आयोजन किया गया। ये मैक्स हॉस्पिटल के विशेषज्ञ डॉक्टर की टीम द्वारा अमित ग्राम शहीद स्मारक में निशुल्क स्वास्थ्य केंद्र का आयोजन किया गया, जिसमें कि हृदय रोग विशेषज्ञ, स्त्री रोग विशेषज्ञ, नेत्र विशेषज्ञ और ब्लड शुगर रक्तचाप की निशुल्क जांच की गई। गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर आचार्य संतोष खंडूरी ने श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी। साथ ही कहा कि भगवान गणेश विघ्नहर्ता हैं, जो भक्तों के जीवन से संकट दूर कर सुख समृद्धि प्रदान करते हैं। आचार्य संतोष खंडूरी ने कहा कि गणेश चतुर्थी का पर्व हर वर्ष भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन गणपति बप्पा धरती पर विराजमान होते हैं और भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। तो चलिए, बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।